अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नियो पाकिस्तान में मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं अपनी सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे, नाश्ते और कॉफ़ी की तैयारी घर में चल रही होगी। तो अगर आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं तो अपने दिन का आगाज़ ग्रैटिट्यूड शो करते हुए खुदा को ज़रूर इसका आगाज़ कीजिएगा, क्योंकि जो तशक्कुर है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ भी आज हम एक अच्छी खबर से करेंगे, और अच्छी खबर ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पर कोहिस्तान में ज़ेरे तामीर दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट ने अहम संगे मील अबूर कर लिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध का रुख मोड़ दिया गया है और अब दरियाए सिंध अपनी कुदरती गुजरगाह की बजाय मसनूई टनल से गुजर रहा है। दूसरी जो डाइवर्जन टनल है वो भी अप्रैल के वस्त तक मुकम्मल हो जाएगी, और ये जो सीज़न है इसके दौरान दरियाए सिंध का पानी दोनों डाइवर्जन टनल से गुजरेगा। और इसके अलावा दरिया का जो रुख है वो मोड़ने के बाद आरजी डैम पर भी तामीराती सरगर्मियों का आगाज़ अब हो चुका है, और आरजी डैम मुकम्मल होने पर दासू प्रोजेक्ट के मरकजी डैम की तामीर शुरू हो जाएगी। दरिया का रुख मोड़ने के मौके पर मंसूबे से मुंसलिक इंजीनियर्स, इंतजामी अफसरान, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रही। और जो वीडियो इस वक्त हम आपके साथ नियो की स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि साइट पर मौजूद जो चीनी पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, दरिया का पानी कामयाबी से टनल में मुंतकिल करने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मंसूबे के मुताबिक दासू डैम का जो 2 मराहिल है उसमें इसको मुकम्मल किया जाएगा, और मंसूबे की तकमील के बाद इसके जो 12 पैदावारी यूनिट्स हैं उससे मुल्क को 4320 मेगावाट सस्ती बिजली मुयस्सर आ सकेगी। पहले इसे 2023-24 में मुकम्मल होना था, लेकिन फिर कई रुकावटें रहीं। अब ये 2026 और 27 में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। गिरफ्तारी की धमकियां और जेल भरो तहरीक। महंगाई के कारनामे, 10 किलो आटे के साथ 2 किलो घी भी चोरी। पीएसएल का मेला जोशो खरोश से जारी। कर्क में पैराग्लाइडिंग का खेल मकबूल। उम्मीदें शहर की बात होगी, फैज अमन मेले की भी बात होगी। रूस के साथ फेस्टिवल में, यूथ फेस्टिवल में शिरकत करने वाला पहला पाकिस्तानी बैंड भी होगा आज नियो पाकिस्तान का हिस्सा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सेगमेंट 1 से, और कुछ पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उसके ऊपर नज़र दोहराते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करें कि कराची में जो पुलिस दफ्तर पर दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला हुआ, ये एक ऐसे वक्त में किया गया है जब इक़्तिसादी बहरान से निजात के लिए कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही हैं। और उधर सदर मुमलिकत के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त ने भी हादसा जो शोर है वो बर्पा किया हुआ है, हंगामा बर्पा किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब से इलेक्शन पर मुशावरती अमल से माजरत कर ली है। उधर नून लीग इस खत को सदर की आइन में मदाखलत करार दे रही है। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर से तोपों का रुख इमरान खान पर किया और कहा कि जिस दिन राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया उस दिन इमरान खान को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मजीद क्या स्टेटमेंट थी आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी सुनिए। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक का भी अब आगाज़ बुध से हो रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। निगरान हुकूमत इस वक्त से निपटने के लिए इक़दामात भी कर रही है। अच्छा, कल इमरान खान ने अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आपने जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनकी जो तकरीर थी वो आपने सुनी। इसके फौरी बाद इमरान खान साहब ने भी वीडियो खिताब किया और उसमें कहा कि ऑडियो लीक्स पर खुलकर बात की। कहा कि सियासी मकासद पूरे करने के लिए फ़ोन टैप्स किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ खान साहब अदलिया से भी मुखातिब हुए और कहा कि देखना यह है कि अदलिया 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या फिर नहीं। इमरान खान की क्या स्टेटमेंट है, आप भी सुनिए। आज बहरहाल इमरान खान के केस की भी समाअत है, देखना यह है कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने एक और नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं कि दूसरे मुल्कों को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब को वीज़े ना दे। बहरहाल ये उनकी स्टेटमेंट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लगारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगी, जो सदर आरिफ अलवी अभी इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं, क्या आप समझते हैं कि जो
उनका खत है वो आइन से मुतसादिम है? एब्सोल्युटली, कतई तौर पर सदर ममलिकत का ये काम नहीं है कि वो बैठकर मरासत करें इदारों के साथ, खतूत लिखें बैठकर कि जी आज मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख रहा हूँ, आज मैं चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूँ। इनका कोई आईनी राइट नहीं है वो इस किस्म की खतों किताबत करें और हिदायत जारी करें। इस तरह का आइन इजाजत नहीं देता है। वैसे भी आइन को सबने मोम की गुड़िया बना रखा है, जो चाहता है उसको मोड़ तोड़ के रख देता है। जनरल जिया ने कहा था कि आइन क्या है, कागज के चंद टुकड़े हैं, मैं जब चाहूं उठाकर फेंक दूं। यही कुछ इमरान खान ने समझ रखा है और यही कुछ दीगर फरीक समझ रहे हैं। लेकिन आइन के साथ जो मजाक हो रहा है वो लॉन्ग टर्म उन तमाम लोगों के लिए मजाक साबित होगा जो आज आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें इदारे भी शामिल हैं, अफराद भी शामिल हैं, इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं। सब लोग सबके सब इसमें शामिल हैं। आइन के साथ मजाक किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ मजाक किया जा रहा है और 22 करोड़ इंसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। लगाई साहब, दो सवाल पूछूंगी। एक तो कि आज आपको लगता है इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, क्यों नहीं पेश हो रहे? अदालत बड़ी तनकीद भी अब हो रही है उनके पलस्तर ना उतरने के हवाले से। कल हमने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी एक मरतबा बोला कि फलाना प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, इतना टाइम हो गया, मौसम बदल गया, लेकिन खान साहब का प्लस्तर नहीं उतरा। तो आपको लगता है कि वो आज पहुंचेंगे? और दूसरा ये कि जो बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप एक तो ये कि हमें ये प्लस्तर समझ में नहीं आ रहा है। प्लस्तर चलता है फ्रैक्चर पर। इनको लगी गोलियां या गोलियों के छरे लगे नहीं लगे हमें नहीं मालूम है। हमें ना तो किसी हमने एक्सरे देखी है, ना हमने इसके बारे में कुछ तफसीलात मालूम है। एक प्राइवेट उनका निजी अपना जाती अस्पताल है, उसके जाकर इलाज हुआ है। प्लस्तर चढ़ाया गया, क्या चढ़ाया गया हमें मालूम भी नहीं है। और ना तो किसी सरकारी अस्पताल ने ना एक्सरे निकाले हैं, ना कोई चीज सामने लाई गई है कि क्या है। और प्लस्तर मुझे भी मैं भी एक इंसान हूँ, दूसरे इंसानों की तरह मुझे भी फ्रैक्चर हुआ, मेरी भी टांग पर प्लस्तर चढ़ा। लेकिन ये कि नवंबर में ये प्लस्तर चढ़ रहा है, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी आखिर में आ चुका है, ऐसा प्लस्तर हमने नहीं देखा। मैक्सिमम 6 हफ्ते का होता है ना, जो सबसे ज्यादा मल्टी फ्रैक्चर होता है। मेरी वालिदा को हुआ, मेरे भाई को हुआ, मेरे खानदान में हुआ है, जिसको भी हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। लगाई साहब, वो कहा गई इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से फरार इख्तियार किया हुआ है, आए वतन वापस आए, अपने केसेस का सामना करें, बड़ी तनकीद करते रहे ना अपनी हर तकरीर में। तो वो तो यहीं पर मौजूद है, मुल्क में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, तो क्यों अपने केसेस का सामना नहीं कर पा रहे? आपको लगता है उनको फेस करना चाहिए सारे मामलात को? वो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। नवाज शरीफ को भी बाहर नहीं बैठना चाहिए, मुल्क इस हालत में है, उन्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए। खुद ये कौन सा पेश होते हैं? एक दिन में अदालतें तो कमाल कर देती हैं ना। अगर चाहें तो किसी को कई साल तक भुला दें, और अगर चाहें तो एक ही दिन में 8 बार बुलाएं, मौका दें, आइए तशरीफ लाइए, आपकी करम गुस्तरी होगी, आपकी आइन नवाजिश होगी, आप तशरीफ ले आइए। वो बैठा हुआ है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, और ना उनको बुला पाया जा रहा है। बस पता तो चलना चाहिए, ये कम अज कम आज अगर बुला लेते हैं और अगर आ जाते हैं, जिसका इम्कान बहुत कम है। अच्छा, तो एक काम तो करें। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं आपके इस फोरम से कि अदालत हमारे ऊपर रहम करे और किसी सरकारी अस्पताल को कहे कि जनाब इनके एक्सरे लेकर इनके ये जो फ्रैक्चर है, जख्म है, जो भी है, और जख्म पर कभी भी प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाता। ये अजीब, हमने अजीब और गरीब चीज देखी हुई है ना। अगर गोली लगती है, गोली पर प्लास्टर चढ़ा जाएगा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा, आज तक नहीं समझ में आया है। ठीक है। अच्छा, लगाई साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में अभी ऑडियो लीक्स का भी सिलसिला जारी है मुसलसल, और इसका आगाज इमरान खान साहब के ही दौर में हुआ। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी आए रोज जब तकरीर करती हैं तो कुछ खुलकर उन्होंने नाम लिए हैं। कल सलीम साफी साहब के साथ भी जो इनका इंटरव्यू नशर किया गया उसमें भी उन्होंने कुछ अहम जर्नैलों का नाम लिया, तो वो खुलकर नाम ले रही हैं और वो तनकीद भी कर रही हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं वो अदलिया से इस वक्त उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं कि इंसाफ होगा, या इंतखाबात के हवाले से जो है वो कैसे देख रहे हैं आप पूरी सिचुएशन को, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा खुलकर फ्रंट फुट पर आकर इस वक्त खेल रही हैं? खैर, वो जो भी करें, मसला यह है कि इस मुल्क के जर्नैलों का खिलवाड़ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। जनरल बाजवा ने यह मुसीबत मुल्क पर मुसल्लत की है और वो उसका नतीजा उनके हाथों में भुगत रहे हैं, कौम के हाथों में और तारीख के हाथों में। वो एक संगीन किस्म के
आईनी बेज़ाब्तगी का मुर्तकब हुए, उनने धांधली की, उनने इलेक्शन चोरी किया और चोरी करके इनके हवाले किया इमरान खान के, और फिर बैठ गए। और उसके बाद जब उनको महसूस हुआ कि जी ये मेरे साथ ठीक नहीं है, तो फिर जो भी कुछ हुआ इसने ये आइन के तहत हुआ था। इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली बाजवा साहब की वजह से नहीं हुई। आइन ने कहा है कि अगर तहरीक एज़ाम एतमाद पेश हो और वोट उनके खिलाफ जाएं तो वो हट जाएंगे, हट गए। लेकिन अदालत उज़्मा ने या अदालत आलिया ने मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आइन को बाला ताक रखने की कोशिश की है बाज़ मकामात पर, बाज़ फैसलों में। जो इनकी सहूलतकारी हुई है वो तो कमाल की हुई है और अब तक हो रही है। वो सारी सहूलतें जो हैं वो इनके लिए हैं कि ये जो चाहें करें। इनके जराइम पर पर्दापोशी, इनके खताओं पर पर्दापोशी, इनके जुल्म पर पर्दापोशी। इनके क्या होता था, लोग 1.5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने इनके दौर में जाकर जेलों में रहे और जिंदानों में रहे, थानों में रहे। और ये इनको अगर कोई लेकर जाता है तो चीखें और पहला इल्जाम लगा दिया तजीज़ ज्यादती की गई है, ज्यादती। उन लोगों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते हैं। तो आजकल इमरान खान जो है उनके वारी नियारी हैं। एक इदारा अगर जरा सा पीछे हटता है तो दूसरा इदारा इनकी मदद के लिए आ जाता है और सबको नतायज भुगतने होंगे, सबको नतायज भुगतने होंगे, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को और खुद इन लोगों को जो आज सहूलतकारी कर रहे हैं उनको भी नतायज भुगतने होंगे। अच्छा लगारी साहब, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने तड़ी लगाई है इमरान खान साहब को कि अगर राना सनाउल्लाह तुम्हें गिरफ्तार कर ले तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी देर से चर्चा भी हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी आप क्या समझते हैं कि होगी या नहीं होगी, या राना सनाउल्लाह साहब बातें तो बड़ी दबंग अंदाज में करते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं? मतलब ये लोग बेचारे हैं ना, सारे के सारे लोग बेचारे हैं। इसलिए बेचारे हैं कि इनको कहीं ना कहीं इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखना पड़ता है कि कौन कोई इशारा करता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उस वक्त फैसला करते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के अगर अपने अख्तियार में, या अख्तियार में तो होगा, लेकिन अगर उनकी अपनी मंशा चलती हो तो वो तो इमरान खान को कहीं से कहीं पहुंचा दें। लेकिन सबको देखना पड़ता है ना, वो इसलिए कि जो हमें लोगों ने क्या रोग स्टेट कहा हुआ है, पता नहीं डीप स्टेट कहा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो सामने नजर आते हैं वो कठपुतलियों की तरह नजर आते हैं, बाकी तमाशा कहीं और होता है, उंगलियां कहीं और चल रही होती हैं, कठपुतलियां नीचे और डांस कर रही होती हैं। ये बेचारे क्या करेंगे? मरियम नवाज कह दें उनको, राना सनाउल्लाह को, राना सनाउल्लाह की कौन सी चीज रुकी हुई है कि वो नहीं कर सकते? लेकिन आइन कानून उनको नहीं रोकता, उनको हाथ रोकते हैं। बड़े ताकतवर हाथ होते हैं जो गर्दन की तरफ चले जाते हैं, जो लोगों को फांसी पर चढ़ा देते हैं, जो लोगों को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं। ऐसे बहुत से हाथ हैं, उनकी तरफ देखना पड़ता है, शायद इसीलिए वो कर रहे हैं। वरना कौन भी जो स्टेट की रेट, अच्छा स्टेट की रेट डाइल्यूट हो रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं आपके फोरम से ये कह रहा हूं कि स्टेट की रेट को जो है इदारे, इंस्टीट्यूशंस सब मिलकर सारे के सारे मिलकर डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर स्टेट की रेट डाइल्यूट हो गई है तो फिर स्टेट का जवाब भी नहीं रहेगा, स्टेट बाकी नहीं रहेगी। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे नस्ल दर नस्ल, हमारे आबाओ लगारी साहब एक और चूंकि टाइम कम में मैं जानना चाह रही हूँ, मैं ये जो तहरीक इंसाफ अभी जेल भरो तहरीक का आगाज अब मुझसे किया जा रहा है, बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्या गेन करेगी? कौन से सियासी मकासद हैं जो जेल भरो तहरीक से पूरे हो जाएंगे? फिर निगरान हुकूमत की तैयारी आपको इस वक्त कैसे लग रही है? या और पीटीआई इससे अपने जो मकासद है वो उनके पूरे हो जाएंगे, उनकी डिमांड्स पूरी होंगी, या सियासी शब्देबाजी आपको लग रही है? एक और पता लग रहा है आपको? नहीं, मकासद उनके पूरे हो रहे हैं। मकासद यह है कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेहकाम है और बेयकीनी की सूरत हाल हो, ये उनके बुनियादी मकासद हैं और ये एजेंडा है। इस एजेंडे के तहत काम 135 अफराद के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे आए, क्या हो गया? फिर उसके बाद 2 असम्बलियां तोड़ दी गई, क्या हो गया? और इनको कौन सा नतीजा मिला? इनको कौन से सल्यूट हो रहे हैं? कौन से इन लोग आकर मार्च पास करते हुए इनके आगे आकर सल्यूट कर रहे हैं? अगर ये जाते हैं जेल भरो तारीख की तरफ, पहले पकड़ने वाला तैयार हो ना कि आप गिरफ्तार करें, पहले आप लॉ की वायलेशन करें, आप जो है छुरी लहराएं, असला लहराएं, फिर कहें कि जी मैं असले के साथ हूं, फिर वो आपको बुक करें और कहें कि जनाब आपके खिलाफ जो है इंसाज दहशतगर्दी के अदालतें कायम कर रहे हैं, फिर वो इंसाज दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें उनको सजाएं सुनाएं, फिर ये जेलों में जाएं।
क्या इसके लिए लगाई साहब ये पूरे जो इस वक्त एक मुल्की हालात बने हुए हैं, तहरीक इंसाफ पर भी आपने इल्जाम आयद किया है कि जो उनके मकासद है वो पूरे हो रहे हैं, कि वो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन जो दीगर सियासतदान है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो किस जमात की तरफ देखे, किस हुक्मरान की तरफ देखे, किस सियासी रहनुमा की तरफ देखे? महंगाई जितनी अरूज पर पहुंची हुई है, अवाम को कौन रिलीफ देगा? अगले इंतखाबात में अवाम के लिए क्या होगा? महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। इस हवाले से आपको लगता है कि कोई बात कर रहा है, या जो हुक्मरान या जो सियासी रहनुमा है उनकी तरजीहात भी है मुआशी जो इस वक्त बहरान का सामना करना पड़ा है उसको दरुस्त सिमत में लेकर आना? ये तो बात आप कर रही हैं ना, और मैं कर रहा हूँ। जिनको तशवीश है, जो लोगों की तरफ देखते हैं, तो सियासी पार्टियां कुछ इक़्तिदार में हैं, कुछ इक़्तिदार से बाहर हैं, लेकिन सब मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जो इदारे हैं वो सब मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। एक वजीर साहब कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, फिर भी मजे हो रहे हैं जी। और पाकिस्तान में वजारतों का बोझ डाला जा रहा है। मालूम हुआ है कि इस काबीना के जो अरकान है उनकी तादाद 80-85 से बढ़ चुकी है जी। ऐश कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, सरकारी बंगले मिले हुए हैं, और हर तरह की सहूलतें इस मुल्क में। उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो ये स्टेटमेंट सामने आती है ना कि जो काबीना में जो नए भी लोग भी शामिल किए गए हैं वो बगैर तनहा के काम कर रहे हैं, सिर्फ उनसे मुशावरती अमल जारी है, लेकिन कोई मराहत उनको नहीं मिल रही है। मुशावरती अमल? कौन सा मुशावरती अमल? क्या चीज कर रहे हैं? कौन से सुबह शाम आसमान से तारे तोड़कर जमीन पर बिछाए जा रहे हैं? ये हुकूमत अपने मुंह के ऊपर एक स्याही फेर रही है। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकालने के लिए आप अपना एनालिसिस सामने रख रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच फवाद साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अब बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज कर रही है, आपको लगता है कि मकासद पूरे हो पाएंगे? ये तो पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो तहरीकें हैं वो तो आप शुरू करते हैं और एक कॉज के लिए शुरू करते हैं। ये 100% कामयाबियां नाकामियां जो है ये तो जिंदगी में प्रोडिक्ट नहीं होती। और हमने 10-11 महीनों से जो तहरीक चलाई है वो जारी और सारी है, और जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा। आपको लगता है हुकूमत इससे प्रेशराइज होगी, प्रेशराइज हो रही है? इस मुल्क में हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो बस ऐसे एक शैम सिस्टम है जो पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है। और इस हुकूमत का ये हुकूमत तो पूरी फिलहाल पीडीएम तो कोशिश कर रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और किसी तरीके से उनका जो मामला है वो ये रैप अप कर सकें, क्योंकि इनको पास जो हालात हैं वो तो ना इनका कोई इस वक्त इंतजामी कंट्रोल है, ना इनका कोई फाइनेंशियल कंट्रोल है। तो इलेक्शनों से ये भाग रहे हैं। तो इस हुकूमत का तो कोई ऐसा रोल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका हम देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं, क्या फैसले करते हैं। अच्छा ठीक है फवाद साहब, इमरान खान साहब की आज पेशी भी है, अदालत में पहुंच रहे हैं, वो उनकी सिक्योरिटी कैसी है अगर वो जा रहे हैं? जी अभी तो इरादा है, अब देखते हैं कि वो सिक्योरिटी के डिटेल्स आ जाती हैं, इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक फैसला करेंगे। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का सानिहा ना हो, क्योंकि खान साहब बार बार इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो प्रॉपर उनको सिक्योरिटी के हिसार में ही डेफिनेटली अदालत पहुंचना चाहिए। और मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने भी लास्ट जो हियरिंग थी उसमें यही कहा था कि वो भी सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार है। जी बस वो लगा हुआ है, तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही जो है मुझे नहीं पता कि हाँ मरियम नवाज जो कुछ कर रही है जजेस के बारे में उसके ऊपर तो कोई ख्याल नहीं आता। 2-3 कवानीन चल रहे हैं, इमरान खान के लिए अलग कानून है, आम गरीब लोगों के लिए कानून है, फिर अमीर लोगों के लिए, फिर एक पीडीएम के। तो इस वक्त तो तमाम निजाम की तवज्जो है कि इमरान खान तो किस तरह से जो है वो पोलिटिकली एलिमिनेट किया जाए, और उसके लिए ही पूरा निजाम है। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जो लास्ट टाइम पर अभी परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक्स आई, उसने एक वावेला मचाया हुआ है, हम तमाम लोग देख रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहिबा उनके साथ मौजूद थी। जो तो ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, जो कल्चर है, ये जो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर अदालत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हम तो 4 महीने से अदालत गए हुए हैं, हमने पिटीशन फाइल की हुई है, वो फिक्स नहीं हो रही, और की अपना आना शुरू हो गई है, तो लगा लें
क्योंकि जब तक यहाँ पे जो ताकतवर है उनकी अपनी ना आए, आम लोगों की, स्पेशली जो सिविलियंस, हमारे सारे पॉलिटिशियंस वगैरह तो चूंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये अब्बास साहबान की आई हैं तो देखेगा। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, उस पर भी जो जमातें हैं वो खासी तनकीद कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन भी राजी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा जो तजवीज़ सामने आई है आरिफ अलवी की जानिब से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाहा अमल इख्तियार करेगी इसके अलावा? देखिए, लाहा अमल एक ही होता है, ये एक जद्दोजहद है। जब तक आम आदमी इस जद्दोजहद में साथ नहीं जुड़ेगा, हमने तो जो कुछ करना है वो कर ही रहे हैं। इरफान खान को गोलियां लग गई हैं, कितने गोलियां का, लेकिन आम आदमी अगर इस महंगाई का और इस निजाम में नीचे रहना चाहेगा और वो जद्दोजहद के लिए बाहर नहीं निकलेगा और छोटे छोटे मफादात उसके जो आड़े आते रहेंगे, तो निजाम यही कंटिन्यू करेगा। ये तो निजाम बदलने की कहानी, आम आदमी सपोर्ट करेगा तो निजाम बदलेगा, उतना यही है। ठीक। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जो तड़ी लगाई है इमरान खान साहब को, उन्होंने बोला कि अगर राना सनाउल्लाह गिरफ्तार कर ले इमरान खान को तो फिर उनको कौन बचाएगा। और हम देख रहे हैं मुसलसल वक्तन फवक्तन इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। क्या आप जवाब देंगे या क्या कमेंट करेंगे फवाद साहब? ये तो गुफ्तगू की हद तक ये इस मुल्क में कौन सा गिरफ्तारी करने या न करने के फैसले राना सनाउल्लाह ने करने हैं। अनासनाउल्लाह, मरियम, ये तो पुतली तमाशा है, तो इन बेचारों की क्या है। ये तो पुतलियां हैं जो इस वक्त नाच रही है, पुतलियां बदल जाएंगी उसमें। अच्छा फवाद साहब, जेल भरो तहरीक के बावजूद भी अगर इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आती इंतखाबात की, तो फिर कोई अगला लाहा अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई हिकमत अमली होगी फिर? जी, फिर अगला लाहा अमल, तो उस वक्त वो नई स्ट्रेटजी आएगी सामने। ठीक है, और देखते हैं अभी कैसे चलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी इतलात सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बज़िद दिखाई दे रहे हैं कि पहले इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर आएंगे। इन बातों में, इन खबरों में कोई सदाकत है? क्या कहेंगे आप? देखिए, नवाज शरीफ तो इस तरह की बातें करेंगे, वो तो छोटे आदमी है, उनकी तरफ से होती है। लेकिन मैंने यही कहा कि नवाज शरीफ, देखे ना आपने खुद ही कहा नवाज शरीफ का मुतालबा है, तो नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, उसको और उनकी पार्टी की हुकूमत। तो मैंने अभी जिस तरह से आपको कहा कि गिरफ्तारी करने ना करने, हुकूमत करने ना करने के फैसले नवाज शरीफ के तो नहीं, आने का फैसला ना आने का फैसला जिन्होंने करना होगा उनको बता देंगे कि आप कब आना है कब नहीं है। नवाज शरीफ बेचारा इस वक्त कौन सा कोई हुकूमत में है या नहीं है, वो तो इस वक्त जिस किस्म की हुकूमत है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें किसी को भी नहीं पता कौन हुकूमत में है, क्या है। और पाकिस्तान एक इस वक्त बगैर ड्राइवर के गाड़ी पे बैठा हुआ, और आप देखते हैं कैसे कितनी देर में एक्सीडेंट होता है। खुदा खासा अगर एक्सीडेंट हुआ तो फवाद साहब नुकसान तो देखे ना मुल्क को कौम का ही होगा, तो हम ऐसी बात तो मेरे ख्याल से नहीं करते। अच्छा, इमरान खान साहब जिस तरह से आपने कंफर्मेशन अभी दी, कौम का बहुत नुकसान हो गया सर, ऑलरेडी हो गया, मजीद नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना, मजीद बर्दाश्त तो नहीं आवाम कर पाएंगे। गाड़ी चलाएंगे तो ये तो एक्सीडेंट तो होगा, ख्वाहिशों से तो नहीं बदला। अच्छा ठीक है फवाद साहब, बताएगा जिस तरह से आपने भी कंफर्मेशन दी कि इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हो रहे हैं, सिक्योरिटी के हिसार में जा रहे हैं, तो कारकुनान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कब पहुंचे? ऑब्वियसली जो उनके चाहने वाले सपोर्टर्स हैं इमरान खान को देखना भी चाहते होंगे, उनसे मुलाकात भी करना चाहते होंगे, तो कोई पैगाम आप देना चाहते हैं इस हवाले से? बस आज जो है अभी देखते हैं कितना होगा, जो ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। लेकिन ठीक है, फवाद चौधरी साहब से हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वरना हम स्क्रीन के सामने आइए कि शहबाज शरीफ साहब को किसी मुल्क को वीज़ा नहीं देना चाहिए, उस हवाले से भी मैं कमेंट लेना चाही थी। बहरहाल प्रोग्राम में अब एक वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं तुर्किया और शाम में जिस बड़े पैमाने पर जलजले ने तबाही मचाई है और जलजले से मुतासिर जो बेशतर सूबे हैं वहां पर
लोगों को बचाने के लिए ताहाल जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये नाजरीन ऐलान अब उस वक्त में किया गया जब तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद जो नंबर सामने आ रहा है 46,000 से ये नंबर बढ़ चुका है, तजावज़ कर चुका है। तुर्किया में ज़लज़ले के 12 रोज़ बाद मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद को जिंदा निकाला गया है। अगर इसको मौतज़ाना कहें तो फिर क्या कहें। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से निकाले जाने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक मलबे से निकाला गया 11 साला बच्चा अस्पताल में अनफॉर्चुनेटली इंतकाल कर गया है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे वाक़यात हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, न्यूज़ मीडिया पर आए रोज़ दिल दहला देने वाली जो इत्तलात सामने आ रही है तुर्किया से, शाम से, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कबरमान बाराश में मलबे से जिंदा निकाले जाने वाले जो 17 साला लड़की है उसकी टेलीफोन पर हिम्मत बधाई, फ़ोन किया, उससे गुफ्तगू की। ऑब्वियसली लोग इस वक्त एक ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं और बहुत बड़ा एक हादसा है, बहुत बड़ा एक सानिया है जो लोगों पर इस वक्त गुजरी है, जो बीती है। आलमी इदारा सेहत के तखमीने के मुताबिक तुर्किया और शाम में 2 करोड़ 60 लाख अफराद को इमदाद की इस वक्त भी ज़रूरत है। दो के पूरी दुनिया से एड का सिलसिला जारी है, पूरी दुनिया से इस वक्त इमदाद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से भी अपने दोस्त ममालिक की मदद की गई है। बहरहाल तुर्किया में ज़लज़ले से 84,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान पूरी दुनिया तो एड फराहम कर रही है, लेकिन इस नुकसान को पूरा करना, खासकर जो जानी नुकसान हुआ है उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है, कोई मुतबादिल ही नहीं है जिन लोगों ने अपने प्यारों को इस वक्त खो दिया है। और पाकिस्तान की जानिब से भी इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंचे, उन्होंने भी वहां पर विजिट किया। इसके अलावा एड भी पाकिस्तान से पहुंचाई गई, दुनिया भर के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहां से एड तुर्किया पहुंचाई गई है। जो वीडियोज़ वहां से अभी भी सामने आ रही हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाली वीडियोज़ सामने आ रही हैं। अच्छा, एक तखमीने के मुताबिक 3.5 लाख अपार्टमेंट्स तबाह हुए हैं। दुनिया के 80 ममालिक के 11.5 गुनान इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। दुआ कर सकते हैं जो लोग इस सानहे से, इस हादसे से, ज़लज़ले की आफत से जो बचे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, कि उनके लिए आसानी हो। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के घर, इनकी ज़िंदगियों को दोबारा से आबाद कर सके। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं घरों में। अब आटा, घी, क्योंकि जो कीमतें हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब हम देख सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई की एक लहर है उसका लोगों को सामना करना पड़ा है। आटे का बहरान हुआ, घी की जो कीमतें हैं वो भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। तो अब जनाब आटा और घी लोगों के घरों में महफूज नहीं रहा, क्योंकि एक ऐसी चोरी की वारदात का मुकदमा जिला कसूर के शहर चूनिया में दर्ज करवाया गया है। हैरान कुन भी है और ये इस बात की जानिब भी इशारा कर रहा है कि इस वक्त लोग किस कदर मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहे हैं। जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि हमारे जो सियासतदान मीडिया पर आते हैं, माहिर मुआशियात मीडिया पर आकर गुफ्तगू करते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला इस मुल्क के रहने वालों का हामी नासिर हो, ये मुल्क कभी भी डिफ़ॉल्ट ना करे। लेकिन हम यही बात करेंगे जो इस मुल्क में अब रहने वाले लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब देखें किस तरह आटा और घी चोरी हुआ है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो ये इसी तरफ इशारा है कि लोगों के लिए कितना मुश्किल है अपना गुजर बसर करना। तो इस वक्त आप मुल्क में अगर आप सोचें कि आटा अगर चोरी हो सकता है, अगर घी चोरी हो सकता है, तो फिर आप सोचें कि कुछ भी चोरी हो सकता है, फिर कुछ भी महफूज नहीं है। और जो मुद्दई रहमत अली है उसके मुताबिक वो मेहनत मजदूरी करता है, अहले खाना के साथ शादी पर गया हुआ था। जब रात की तारीकी में नामालूम मुल्जिमान है, उन्होंने दीवार के साथ घर पर सीढ़ी लगाई, घर में दाखिल हुए। और आप सोचेंगे बेचारे वो जो डाकू है, बेचारे तो कहना दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो भी क्या लेकर गए, खाने का सामान चोरी करके ले गए। कि कितनी मुफलिसी उनके घर में होगी, कितने मजबूर वो भी होंगे कि घर से आटा और घी चुरा कर लेकर गए हैं। तो घर से सामान भी बहरहाल इन्होंने चोरी किया और इसके साथ साथ डबल बेड के 2 कंबल और फ्रिज और दीगर चीज़ें जो है वो चोरी करके जनाब ये चोर ले गए हैं। तो ये FIR दर्ज करवाई गई है, गवाहों के नाम भी दर्ज करवाए गए हैं। तो नाजरीन तकरीबन जो FIR में जो रिपोर्ट जो डिटेल सामने आई है वो ये कि 10 किलो आटा और 2 किलो घी जो है वो चुराई गया जो सामान है किचन से। तो बहरहाल मुल्जिमान की जो तलाश है वो पुलिस ने FIR दर्ज करके तलाश
शुरू कर दी है। प्रोग्राम में अब नाज़रीन हम लेते हैं एक ब्रेक और प्रोग्राम में सेगमेंट्स को गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, खासकर मुल्क की इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे और जो PSL के कल 2 मैचेस हुए हैं उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसके हवाले से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात सुस्त रवि से जारी हैं। $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम में से 1.1 अरब की जो अगली किस्त है और प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF हुकाम में बुनियादी मुआशी अहदाफ पर इत्तफाक राय हो गया है। 23 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर जो है वो 2 माह की दरामदाद के मसावी लाने की यकीन दहानी भी करवाई गई है और पाकिस्तान को खासकर दोस्त ममालिक से आलमी इदारों और जो कमर्शियल कर्ज है उसके जरिए $10 अरब से जायद का इंतजाम करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है और उन पर खासी तनकीद भी हुई जो उनकी जो स्टेटमेंट सामने है जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कहा है। तो आइए सुनते हैं कि पहले उन्होंने कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या स्टेटमेंट है, फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। सियासत में इस मुकाम पे आ गया हूं, मैंने खुद पिछले 32 साल में इस मुल्क की सियासत को जो है डिग्रेड होते देखा है। कभी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों। किस तरह ईमान बेचे जाते हैं, किस तरह अदलिया कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह कानून और आइन कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये बड़ी तल्ख गुफ्तगू हमने सुनी ख्वाजा आसिफ की और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो ख्वाजा आसिफ है वो शायद अपोजिशन के रहनुमा लग रहे हैं। भारत पूरी सूरत हाल पर एनालिसिस लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह माहिर मईशत हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कमेंट लेना चाहूँगी, ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो यकीनी तौर पर आपने भी सुनी, क्या कहेंगे? देखें, कैबिनेट मेंबर्स को इस किस्म की लूज स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं सजती और आई थिंक वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए और इनको कम अज़ कम अगर इनको छुट्टी नहीं कराते तो कम अज़ कम ये तो कहें कि अपने ज़बान को ज़रा लगाम दें और इकोनॉमिक इश्यूज फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के साथ ही रहने चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस किस्म की बातें जब करेगा तो सारे मुल्क में एक डिस्पोंडेंसी आएगी और एक सिग्नल दुनिया में जाएगा कि ये तो खुद ही इनके हाथ पांव फूल चुके हैं, तो ये कैसे ठीक करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जाहिर है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और उसके साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके पीछे। तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली हल होना है। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको ख़त्म होना है और उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें करने की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। इन बातों पे आपको बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे रिस्टोर किया जाएगा, कैसे इसको रिन्यू किया जाएगा, इसमें तब्दीलियां जो है वो कैसे की जाएंगी। जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे और उनके लिए क्या इंतज़ाम किया जाएगा कि पाकिस्तान में कोई भी भूखा ना मरे और सबको बचाएं इस कैटास्ट्रोफिक फॉल आउट। हमें सबको पता है कि सलमान साहब जैसे कि आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है इकॉनमी पे और खासकर आप साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। ये जो क्राइसिस जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तो हमें इन्हीं क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, कोई नई बात नहीं, हम निकल आएंगे इससे। आप समझते हैं, क्या आपका तज्जिया है, क्या आपके एनालिसिस है, पाकिस्तान इस कड़े वक्त से निकल पाएगा, कितना मजीद वक्त दरकार होगा और वो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे और क्या वो स्टेप्स हुकूमत की तरजीहात में आप इस वक्त देख रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले बात तो अभी आपकी न्यूज़ में आ रही थी कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया है, मोर और लेस सारी चीज़ें तय पा गई हैं और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आ जाएगा एंड होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि कोई और इसमें रुकावट नहीं पैदा होगी और ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और उसके बाद ये जो 2 माह के रिजर्व्स हैं इसके
इंतज़ाम जो है वो चीन और हमारे दोस्त ममालिक से होना है, उनके साथ भी ये एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। और उसके बाद IMF की जो शराइत हैं, कंडीशनैलिटीज़ हैं, उनके ऊपर हम अमल भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें की हुई हैं उसको हम खुद करेंगे। हम अपना एक होम ग्रोन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें क्या चीज़ें होंगी? नंबर 1 उसमें ये होगा कि बिजली के निज़ाम को आपको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी चोरी बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, उसकी इम्पोर्टेड जो इस वक्त तेल और गैस और कोला इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, अब हमें एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जो हमारे थर कोल पे चले, जो हमारे डैमों से बिजली बने, पन बिजली, सोलर बिजली, जिसका आपको इंपोर्ट फ्यूल कम से कम इंपोर्ट ना करना पड़े। और ये आपको इक़दाम करने पड़ेंगे। और मुल्क में जो हमारी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो फैली हुई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना पड़ेगा। और आपको पाकिस्तान में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आई थिंक ये अगले 3, 4, 5 साल हमें लगेंगे इन सारी चीज़ों को ठीक करते हुए। और एक एम हमारा ये होना चाहिए कि इक्तिसादी तरक्की हो, इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन डबल डिजिट्स में हो, ताकि रोजगार मिले। नौजवान जो है हमारा इस वक्त एक हमारा सरमाया है जो बिल्कुल जिनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जॉब्स मिलेंगी। तो ये सारी ग्रोथ जो है ये हमारे शहरों और हमारे देहातों में होनी है। वहाँ जाके हमें ये चीज़ें सारी ठीक करनी पड़ेंगी। जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, सर, आपने मसाइल की तरफ भी इशारा किया, कौन से इकदाम उठाने चाहिए आपने उस तरफ भी इशारा किया। तो ये इकदाम उठाने के कितने इस वक्त हम केपेबल हैं? क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन फिर उस पर इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता। जिस तरह IMF भी बात कर रहा है कि अमीर पर टैक्स आयद करे, गरीब को सब्सिडी दे, ये हो पाएगा? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त सियासत, हम बहुत गंदी सियासत कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब तो ये आ गया कि एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हैं। तो हमें ये अपनी सियासत को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना पड़ेगा। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी रिफॉर्म्स का प्लान देता है पाकिस्तानियों को, उसको हमें इलेक्ट करना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी इलेक्शंस की तरफ भी जाना चाहिए। केयर टेकर्स भी बिल्कुल कॉम्पिटेंट और न्यूट्रल केयर टेकर्स लाने चाहिए। एक अच्छी इलेक्शन करानी चाहिए विदाउट एनी रिगिंग या जो जिस तरह से हम करते हैं उन चीज़ों से बाज आना चाहिए। और एक गवर्नमेंट जो कि लोगों का मैंडेट लेके आए वो ये सारे काम करे और अपने प्लान्स भी दे। और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बेसिस पे करें और अवाम को बताएं कि वो कैसे ये सारे काम ठीक करेंगे। ये काम बिल्कुल हो सकते हैं, बाकी दुनिया में ये काम हुए हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें और पॉलिटिकल जो हमारा एक दूसरे के साथ एक दंगल चल रहा है उससे जरा हम डिफरेंट डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह, माहिर मईशत इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। नबीहा इजाज हूं मैं आपके साथ जनाब। और अब कुछ बात करेंगे PSL 8 का जो हंगामा जारी है पूरे जोश खरोश के साथ और बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरटेनिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मैचेस हैं कि मजा आ गया है। हर रोज चौकों की छक्कों की बरसात होती है। कल मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच था हमने देखा, पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन के साथ 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को
52 रन से शिकस्त दी और मुल्तान सुल्तान्स के 191 रन के हदफ के ताकों में इस्लामाबाद की टीम 18वें ओवर में 138 रन पर ही ढेर हो गई और यूं से 52 रन से शिकस्त होगी। अच्छा, एक और अहम मैच जिसका तस्करा करना बहुत जरूरी है, कराची किंग्स को जनाब फाइनली कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 67 रन से शिकस्त दे दी है। अच्छा, इस पर रमीज राजा के भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी, मैं उस पर भी कमेंट जरूर लूंगी। हमारे गेस्ट थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। भट्टी साहब, मुबारक हो कराची वालों की जीत पर, क्या कहेंगे? जी नबिया, खैर मुबारक। दरअसल पहला वीक जो है वो कल मुकम्मल हुआ क्योंकि मंडे से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी। हमने अच्छे मैचेस देखे शुरू में, एटलीस्ट 3 मैचेस काफी तगड़े रहे, कुछ मैचेस वन साइडेड हुए। कल हमने मुल्तान में भी एक तरफा मैच देखा, कराची में भी कराची किंग्स जिस टीम की आप बात कर रही हैं, लाहौर कलंदर्स 67 रन से बिल्कुल वन साइडेड इनकाउंटर में शिकस्त दी। लेकिन अच्छे मैचेस हो रहे हैं, इंतजाम अच्छे हैं, टीमों की तैयारी काफी अच्छी लग रही है। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स ये वो टीमें हैं जिन्होंने नबिया 4-4 मैचेस खेली हैं, बाकी टीमों ने 2-2 मैचेस खेले। लेकिन अभी ये काफी लंबी लीग है, एक टीम को 10-10 मैचेस खेलने हैं, तो अभी इश्क इम्तिहान और हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कल डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की हार में मुझे एक जो फैक्टर नजर आया, मेरे ख्याल में वो काफी काबिल गौर है कि मिडिल ऑर्डर में लाहौर कलंदर्स के पास कोई ऐसा रायली रूसो या मार्टिन गुप्टिल टाइप का तगड़ा बैट्समैन नहीं है। जैसे कल उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जब नाकाम हुई तो मिडिल ऑर्डर में कोई सहारा देने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में पीएसएल के अच्छे मैचेस हो रहे हैं, अच्छी पिचेस तैयार की गई हैं, बहुत जबरदस्त और बड़े एंटरटेनिंग मैचेस हम देख रहे हैं भट्टी साहब। अच्छा, जिस तरह कराची किंग्स की हमने बात की, अगर कराची किंग्स के हम पहले मैच का भी जरा तस्करा यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा गेम था उनका, सिर्फ 2 रन से शिकस्त हुई थी, यही हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मुसलसल हम देख रहे थे कि कराची किंग्स फेवरेट टीम भी कही जा रही थी, स्ट्रॉन्ग टीम कहा जा रहा था, तगड़ी टीम कहा जा रहा था। अच्छा, रमीज राजा की जो स्टेटमेंट सामने आई है, मैं जरूर शॉर्ट कमेंट आपका इस पर लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि कराची किंग्स का आप हाल देख ले, इंतजामिया इसकी जिम्मे, क्या कहना चाह रहे हैं रमीज राजा साहब? देखिए नबिया, ये रमीज राजा जो बात कर रहे हैं वो पीएसएल से हटकर है। अच्छा। रमीज राजा और वसीम अकरम की जो लड़ाई है, वसीम अकरम डायरेक्टर भी हैं कराची किंग्स के और उनके प्रेसिडेंट भी हैं। तो रमीज राजा जिन दिनों पीसीबी चेयरमैन थे, उसी दौरान वसीम अकरम की किताब भी मंजर-ए-आम पर आई जिसपे उन्होंने रमीज राजा के खिलाफ काफी अपने जो तजर्बात थे उनमें काफी तल्ख यादों को शेयर किया। फिर जब रमीज राजा वसीम अकरम ने जवाबी हमला किया रमीज राजा पर, तो ये क्रिकेट से हटकर है। लेकिन मेरा थोड़ा सा डज इट साउंड प्रोफेशनल? रमीज राजा साहब जैसा एक प्रोफेशनल कमेंटेटर, साबिक क्रिकेटर, अगर वो पर्सनल चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीएसएल बड़ी मेहनत के बाद हम कामयाब हुए हैं क्रिकेट को इस तरह से पीएसएल सीरीज के हवाले से, तो ये बहरहाल थोड़ा सा ऑड आप नहीं समझते कि है अगर ये पीएसएल से हटकर उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है पीएसएल के सीजन में ही? देखिए, रमीज राजा जब पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटे हैं, उन्होंने जिन लोगों पर अटैक किया, मैं भी उनमें से एक हूं। हालांकि मेरी तो उनसे काफी पुरानी शनासाई है, सलाम दुआ है, दोस्ती रही है, लेकिन उन्होंने मुझ पर भी एक इंटरव्यू में हमला किया है कि ये लोग एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं। तो रमीज राजा मेरे ख्याल में कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं पीसीबी में, उनके साथ जो हुआ उसका वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं अपने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स, इंटरव्यूज के जरिए। अब उन्होंने वसीम अकरम पर जो हमला किया, देखें मैं जो आपसे बात कर रहा था कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कराची किंग्स एक आपको पता है कि मीडिया हाउस की टीम है, तो कराची किंग्स वाले जो हाइप क्रिएट करते हैं उससे लगता है कि शायद यही टीम चैंपियन है। हालांकि हकायक ये है कि पिछले 15 में से, कल रात के मैच को भी अगर हम शामिल कर लें, 15 में से 13 मैचेस जो है वो कराची किंग्स की टीम हारी हुई है।
लिहाजा कराची किंग्स को भी अपने हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में लड़ी जाती है। भट्टी साहब, अब हम जरा फिर फैक्ट्स पर आ जाते हैं कि फैक्ट्स जो है, मैं जरूर चाहूंगी मैं आपका कमेंट उस पर लेना चाहूं। कौन सी टीम अब तक काफी मैचेस हम देख चुके हैं, सारी टीम की हम परफॉर्मेंसेस देख चुके हैं। जो रॉ टैलेंट है, फॉर एग्जांपल धानी का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनकी भी हमने परफॉर्मेंस देखी, जिन्होंने शानदार गुज़श्ता मैचेस में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। कौन सी टीम आपको लग रहा है कि इस वक्त तगड़ी है और फाइनल तक पहुंचेगी, स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है आपको ओवरऑल, और फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए नबिया, ये जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि ये लंबी लीग है, एक टीम को मैचेस खेलने के बाद प्लेऑफ में जाना है। अभी तक अगर हम आज की बात करें, पीर को जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मुल्तान सुल्तान्स जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेल रही है, वो बैलेंस टीम नजर आ रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम काफी अच्छी है, लाहौर कलंदर्स की टीम काफी अच्छी है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग ज्यादा मजबूत है बनिस्बत बैटिंग के। लेकिन इस लीग में ये होता है कि एक टीम शुरू में तसलसल कायम करती है, दरमियान में जाके फिर उसका तसलसल टूट जाता है। मुझे याद है जिस साल पहली बार मुल्तान सुल्तान्स ने पीएसएल में कदम रखा, पहले 3 मैच जीत गई वो यूएई में, बाद में एक मैच बारिश से मुतासिर हुआ शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, उसके बाद जो डिप लिया तो सबसे आखिरी पोजीशन मुल्तान सुल्तान्स ने हासिल की। तो मेरे ख्याल में अभी लीग के चूंकि मैचेस बहुत ज्यादा हैं, टीमें जो हैं अपनी गलतियों को भी ठीक करेंगी, अपनी खामियों पर भी काबू पाएंगे। लेकिन अभी तक आज तक जो बात, अच्छा, जैसे कि हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, मुसलसल तीसरी जीत उनको हुई है, अच्छा पावर शो एक देख रहे हैं, अच्छी गेम देख रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देख रहे हैं, क्या आप क्रेडिट देंगे ओवरऑल पूरी टीम को? आप समझते हैं कि बड़ी अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग है, अच्छी फील्डिंग है, और जो कप्तानी खासकर रिजवान का आपने जिक्र किया, या आप क्रेडिट उनको भी, उनकी कप्तानी को भी देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद रिजवान, जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम से जब वो ड्रॉप हुए, सरफराज अहमद आए, तो उनकी फॉर्म पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन T20 फॉर्मेट लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान के लिए बना हुआ है। मोहम्मद रिजवान बैटिंग में बहुत जबरदस्त हैं, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, और ये वो कप्तान है इन 6 टीमों में जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और उनकी मिसाली परफॉर्मेंस दूसरे प्लेयर्स के लिए मिसाल है। आप देखें, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। कल उनके नौजवान फास्ट बॉलर, उन्होंने 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच हुए, लेकिन रिजवान ने 50 रन किए, दरमियान में जाके डेविड मिलर ने 50 रन किए। और मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है जिन्होंने जिन्होंने आसिफ अली को ड्रॉप किया, एक मैच में हसन अली भी ड्रॉप हुए। तो मेरा ख्याल में मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट जाता है कि मोहम्मद रिजवान अपनी परफॉर्मेंस एक मिसाल कायम कर रहे हैं और पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक मुल्तान सुल्तान अगर इसी तरह इस टूर्नामेंट को फिनिश करती है तो कोई वजह नहीं है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो चैंपियन ना बने। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी सरफराज की कप्तानी में अच्छी टीम है। पिछले मैच में आप देखें कि 4 बैट्समैन उनके जल्दी आउट हो गए, मार्टिन गुप्टल ने सेंचुरी बनाई, उसके बाद सरफराज ने जितनी अच्छी कप्तानी की, वो मैच कराची किंग्स की टीम फाइनली 6 रन से हार गई। इसी तरह लाहौर कलंदर्स की टीम ने पहला मैच, जो ओपनिंग मैच था टूर्नामेंट, वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मुल्तान में जीता। तो मेरे ख्याल में टीमें सारी अच्छी हैं, तैयारी काफी बेहतर है टीमों की। लेकिन आज ये कह देना कि फला टीम चैंपियन बनेगी, ये मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल मुश्किल होगा, बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे, वो कहते हैं ना, इश्क इम्तिहान अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो बहुत सारे मैचेस हैं अभी, तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हमने देखनी है। अच्छा, कौन सा आप इस वक्त भट्टी साहब रॉ टैलेंट देख रहे हैं या कमिंग स्टार देख रहे हैं? मुल्तान सुल्तान में जैसे कि धानी की परफॉर्मेंस हुई तो बहुत सारी चर्चा उनके हवाले से हो रही है, इसके अलावा आप किसको समझते हैं कि जी कमिंग सुपरस्टार है? अच्छा, शाहनवाज धानी के बारे में आपको मैं बताऊं कि उनकी उंगली में चोट लगी थी और 3 दिन पहले कराची में ऑपरेशन हुआ, तो शाहनवाज धानी तो टूर्नामेंट से बाहर। सर, शाहनवाज धानी का तस्करा मैंने कर दिया, एक्चुअली मैं एहसानुल्लाह का जिक्र करना चाह रही थी जी, माजरत के साथ। बिल्कुल, मेरा ख्याल में अभी तक जो 4 मैचेस मुल्तान की टीम खेली है, तो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट हमें एहसानुल्लाह नजर आ रहे हैं। क्या जबरदस्त फास्ट बॉलर है कि 150 और 145 की स्पीड से कम गेंद नहीं करवा रहे। और क्वेटा के खिलाफ मैच में जिस तरह उन्होंने 5 आउट किए, तो इफ्तिखार अहमद, सरफराज अहमद जैसे
बड़े बैट्समैन जो थे वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर ठीक है। फिर बैटिंग का कि साइम अयूब कराची के एक बैट्समैन हैं, वो बड़े जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। कल रात को हमने आकिफ जावेद कराची किंग्स के, अच्छा आकिफ जावेद भी ओरिजिनल टीम में नहीं थे, जब मीर हमजा हुए टूर्नामेंट से बाहर हुए उनको टीम में शामिल किया गया और आकिफ ने कल रात 4 आउट किए, कराची को पहली जीत दिलवाई। तो ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि चूंकि लंबा टूर्नामेंट है, अभी 5-6 हफ्ते का 5 हफ्ते का टूर्नामेंट मजीद बाकी है। और आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कौन सी फेवरेट टीम है, कौन सी तगड़ी टीम है? देखिए, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों टीमें जो हैं वो काफी तगड़ी हैं, और एक टीम में बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं और एक में सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे हैं। मेरा ख्याल में सरफराज अहमद जितने इंटेलिजेंट, अच्छा ये तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच भी होगा, क्योंकि गुज़श्ता मैचेस में हमने टेस्ट सीरीज में जरा रिफ्ट भी देखी थी बाबर और सरफराज की, तो आई थिंक आज का मैच अग्रेसिव मैच होना चाहिए। बिल्कुल एग्रेसिव मैच होगा। आपको पता है कि कराची में केपीके के लोग जो है वो बड़ी तादाद में रहते हैं, तो पेशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट मिलेगी। सरफराज अहमद चूंकि खुद कराची से बिलोंग करते हैं, नदीम उमर साहब जो ओनर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो भी कराची के हैं, और कराची से मेरे ख्याल अच्छी सपोर्ट मिलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। लेकिन ये नाम तो देखें टीमों को मिले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन ये सारी पाकिस्तान की टीमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज रात एक अच्छा मैच होने जा रहा है। देखें कराची में एक और चीज, आप चूंकि लाहौर में बैठी हुई है, जो मेन फैक्टर है, जब हम रात को मैच के बाद अपनी गाड़ी के पास जाते हैं ना, तो इतनी ओस गिर चुकी होती है कि लगता है कि गाड़ी के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया है। तो जो ड्यू फैक्टर है वो भी इन मैचेस में, जो कराची में रिमेनिंग मैचेस हैं, वो उसमें मेन रोल प्ले करेगा। अच्छा भट्टी साहब, मैं क्राउड के हवाले से भी पूछना चाहूंगी। क्रिकेट शायकीन, लास्ट ईयर तो फाइनल क्या ही बात हो गई थी जब लाहौर में मजेदार क्राउड था, फिर हमने इस बार भी ओपनिंग में देखा मुल्तान में जो मैचेस हुए, जबरदस्त क्राउड हमने देखा, स्टेडियम भरा हुआ था। कराची में क्या सिचुएशन है, वहां पर भी क्रिकेट शायकीन, क्रिकेट लवर्स उसी तरीके से उसी तादाद में पहुंच रहे हैं? अच्छा, कल रात को नबिया तकरीबन नेशनल स्टेडियम हाउसफुल था। कराची में जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, एक तो बड़ा शहर है, लेकिन नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो है ना वो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे चल रहा है, जिसकी वजह से शाम को ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोगों को ग्राउंड में आने में मुश्किलात का सामना। इसके बावजूद कराची में अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं। मुल्तान का स्टेडियम मैंने देखा, जो 4 मैचेस हुए मुल्तान में भी काफी अच्छा क्राउड आया। तो कराची में अब मेरे ख्याल 4 या 5 मैचेस बाकी हैं, तो क्राउड वाइज हालांकि तमाशाइयों को तमाशाइयों को एक मुश्किल मरहले से गुजरकर ग्राउंड में एंटर होना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है कि इस बार तमाशाइयों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन 3 दिन पहले आपको पता है कि कराची में एक दहशतगर्दी की वारदात भी हुई, जिसकी वजह से एक तासुर ये मिला PSI जो है वो खदशात से दोचार है। लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त चीज जाते जाते शेयर कर दूं कि कल नेशनल स्टेडियम ना सिर्फ फुल था, बल्कि हर थोड़ी देर में पाकिस्तान जिंदाबाद नारों से नेशनल स्टेडियम गूंज रहा था। बहुत खूब, थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। क्रिकेट के हवाले से प्रेडिक्ट भी कर रहे थे और जो टीम्स है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट जनाब शेयर करेंगे। फैज अमन मेला के हवाले से हमारी टीम पहुंची जनाब, एक बड़ी जबरदस्त शानदार इंटरेस्टिंग इस मेले के हवाले से इसकी रनाइयाँ जो है आप इस रिपोर्ट में देख सकेंगे, तो कुछ चल के आप भी देखें। सत श्री अकाल, नाम मेरा बलबीर सिंह हैगा, पिछोकड़ मेरा साहिवाल हैगा वा, जिस दे विच पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैगा उर्दू लिटरेचर का। फैसटिवल दे विच आके बहुत अच्छा लगा, बहुत वधिया लग्या। सो मैं तो यही बेनती करांगा आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ नहीं आए अगले साल जरूर आओ, साडे नाल रलत करो। तुहानूं इत्थे पंजाबी भी मिलेगा, तुहानूं इत्थे पश्तून भी मिलणगे, तुहानूं इत्थे सिंधी भी मिलणगे, तुहानूं इत्थे बलोची भी मिलणगे, तुहानूं इत्थे UK वाले भी मिलणगे, तुहानूं इत्थे भारती भी मिलणगे, तुहानूं इत्थे कैनेडियन भी मिलणगे। मतलब इन्नी वड्डी डाइवर्सिटी हैगी आ
इन्हें इंक्लूसिविटी इतने हैगी आ, इन्हें एक्सेप्टेंस इतने हैगी आ, बस आओ रलत करो तो इंजॉय करो तो बथेरे इतों सीख के जाओ। धन्यवाद। फेस्टिवल बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, काफ़ी लिटरेचर वर्क है और मुशायरे हैं। फूड कोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा है और काफ़ी एक्ट्रेस वगैरह भी यहाँ पर आए हैं, तो आई गेस ये हमेशा होना चाहिए और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए ज़रूर। बहुत अच्छा इवेंट है और हमको ऐसे इवेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देखें आप हर तरफ लोग ही लोग हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस किस्म के बहुत सारे इवेंट्स की ज़रूरत है कि होते रहें पाकिस्तान में और सब लोग इंजॉय करें। और बहुत अच्छे सेशंस हुए यहाँ पर, अदब के हिसाब से, इकनॉमिक्स के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, सब इवेंट्स को, सब चीज़ों को उन्होंने कवर किया और बहुत ही अच्छे और बहुत सेहतमंद मेरे ख्याल में कि ये ज़हनी तौर पर हमें बहुत ज़रूरत है इस किस्म के इवेंट्स की। आज मैं अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं ना, वो हमारे माशरे में ज़रूर इनकाद उनका करना चाहिए, क्योंकि इस सदी के बारे में कहा जाता है कि ये जो सदी है वो किताबों से इश्क की आखिरी सदी है। मगर मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के फेस्टिवल्स करवाए जाए और हमारे जो पोइट्स हैं जैसे फैज़ अहमद फरादा, उनको इस तरह के फेस्टिवल्स के ज़रिए अगर याद रखा जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये जो सदी है वो किताबों से इसकी आखिरी सदी ना होगी, बल्कि ये ताहयात चलने वाली चीज़ें हैं। देखिए फैज़ तो जहाँ फैज़ का नाम आता है हमारे एक लेजेंड का है, और जो हमारी मेरे ख्याल में जितना अच्छा एक कल्चरल यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, डेफिनेटली ऐसी बहुत से प्रोग्राम जैसे आजकल दौर जा रहा है जितना फ्रस्ट्रेटेड है, कल्चरल प्रोग्राम्स को डेफिनेटली करना चाहिए और हमारी यंग जनरेशन को, हमारे यूथ को पता चले कि फैज़ ने या फैज़ क्या थे या उनकी पोइट्री में उन्होंने क्या पैगाम दिया है। अगर उनको इनकलाबी शख्सियत कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। और जिस तरह आज हमें मुख्तलिफ शख्सियात आई हुई हैं, अदबी शख्सियात बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हेल्ड किए गए, तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोग्राम्स लाजमी हेल्ड कराना चाहिए। आज यहाँ पर हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ 3 दिन से फेस्टिवल चल रहा है और जिसको हम तीनों दिन से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें हमारी थिएटर परफॉर्मेंसेस वगैरह जो थी जोका थिएटर की तरफ से, उसको हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और कल खास तौर पर जो लाल बैंड की परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, हमने इंजॉय भी किया। इन माई ओपिनियन के हमारी सोसाइटी में लेट्स सपोज हमारे पास जो फेस्टिवल है, इस तरह के जो सेटअप है या स्टार्टअप है वो होने चाहिए फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक। इससे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी के ट्रेंड्स है, लेट्स सपोज नाउ डेज वी आर मूविंग टू मॉडर्न वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू आवर यूरोपियन कंट्रीज़। हमारे पास क्लबिंग जो सिस्टम है, ठीक है, पार्टीज़ वगैरह, तो उनकी जगह अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे और सोसाइटी में लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देंगे कि हमारे पास एक मतलब ऐसा कल्चर है, हमारे पास एक ऐसी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजियस में बड़ा उसका एक इम्पैक्ट है। तो इन माई ओपिनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यंग जनरेशन और अपकमिंग जनरेशन। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी से। जी हाँ, क्योंकि जिस खेल का मैं जिक्र करने वाली हूँ, मुझे तो ये बज़ाहिर एक बहुत ही मुश्किल खेल लगता है, या शौक अगर कहा जाए, शौक है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी आप इसे कह लें। पैराग्लाइडिंग का मैं जिक्र कर रही हूँ। अपनी जान को ख़तरे में डालकर हवाओं में, फ़िज़ाओं में उड़ना कोई आसान बात नहीं है। इंसान दो के उड़ना चाहता है परिंदे की तरह, लेकिन जो पैराग्लाइडिंग है आई थिंक ये डेंजरस भी है अगर थोड़ी सी अवेयरनेस ना हो या आप इसको ना समझें, क्योंकि हवा का रुख भी समझना होता है। अच्छा, तो जनाब ये चूँकि एक आसान चीज़ तो है नहीं, जैसा कि हमने जिक्र किया, मगर इसके साथ साथ अगर इस शौक या स्पोर्ट्स के साथ अगर उनका पैगाम भी फैल जाए तो फिर क्या ही बात है। यही कोशिश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले, प्रोफेसर से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत अली खान खटक साहब, जो कि ना सिर्फ अपने शौक की तकमील कर रहे हैं बल्कि उनका पैगाम भी भेज रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पैराग्लाइडर शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शौकत अली खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। शौकत साहब, पैराग्लाइडिंग आसान शौक नहीं है। कब से आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और कितना खतरनाक है ये खेल?
एक्चुअली पैराग्लाइडिंग जो है ना एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिस तरह क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल दूसरे स्पोर्ट्स हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है, लेकिन ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है और इसमें चैलेंजेस होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसा आपने इंट्रो में कहा, और ये बिल्कुल इसमें चैलेंजेस होती हैं, लेकिन ये सेफ़र है देन मोटर बाइक। जिस तरह राइडिंग करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, जितना एक्सीडेंट रेट है जिस तरह मोटरसाइकिल में, ये सेफ़र है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं और ये पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। That's amazing। अच्छा मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको? जो लोग यहाँ पर आते हैं, कोई टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, कोई स्पेशल पॉइंट बना हुआ है? अब जरा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान जो है ये एक पोटेंशियल है इसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का, और आपको जैसे इल्म है यूएई है और यूरोप है और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि टूरिज़म इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप की है। मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जैसा बुर्ज खलीफा बनाया हुआ है दुबई में, लोग वहाँ जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्पॉट्स हैं जिसमें ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है और वहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि हमारे नेशनल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। रियली अमेजिंग। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कर के हवाले से थ्रू यू, आपके थ्रू मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पर एक ये पॉइंट है और यहाँ पर लोग भी ऑब्वियसली से एंटरटेन होते होंगे। अच्छा, कितना ख्याल रखना पड़ता है अब कि हवा का जो दबाव है वो किस साइड पर है? कर की आबो हवा कैसे है पैराग्लाइडिंग के लिए, कितनी ज़बरदस्त है? देखिए, पैराग्लाइडिंग जो है एक साइंटिफिक गेम है। ये पूरी एविएशन जो थ्योरी है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ये एक एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ही अच्छी गेम है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एरोडायनामिक थ्योरी इस पे इम्प्लीमेंट होती है। तो इसके लिए आपको हवा के बारे में जानना, मौसम के बारे में जानना, बादल के बारे में जानना, मौसम का जो अचानक बदलना, ये जो है ना ज़रूरी है। नॉलेज, प्री नॉलेज बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। तो करक की जो आबो हवा है और करक की जो फ़िज़ा है बहुत मुनासिब है इसके लिए। जो अभी रिसेंटली हमने 5 फरवरी जो योम यकजहती कश्मीर था उसके हवाले से जो कुर्श शरीफ में जो कि पलोसेसार का एक एरिया है उसमें जो हमने प्रोग्राम तो किया। शौकत साहब, ये पैराग्लाइडिंग का शौक शहरों में भी पूरा हो सकता है? जिस तरह हम दुबई में देखते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह की हमने काफी वीडियोस वगैरह भी और सोशल मीडिया देखी है, तो जैसे आप कर्क में ये शौक लोगों का पूरा करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, 15 साल से आप इससे वाबस्ता है, तो ये शहरों में भी किया जा सकता है उतना ही ईजिली? इसमें ये इस तरह है कि ये दो किस्म के हैं। एक पावर पैराग्लाइडर है जो उसमें के साथ इंजन लगा होता है, जो एक पायलट है उसने बैक कैरी करता है। तो अगर वो है तो वो आप नॉर्मल फील्ड से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, सिटी में किसी रोड से भी टेक ऑफ कर सकते हैं अगर सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। और अगर आपके पास पावर पैराग्लाइडर नहीं है तो उसके लिए आपको माउंटेन पे जाना पड़ेगा, हाइट पे जाना पड़ेगा, जिस तरह हम करक में या मुख्तलिफ एरियो में करते हैं। अच्छा शौकत साहब, सेफ्टी मेजर्स किस तरह से ली जाती हैं? क्या दोबारा कहें, आवाज़ सही नहीं है। एहतियात तदबीर किस तरह से की जाती हैं? जो लोग जो पैराग्लाइडिंग फर्स्ट टाइम करने के लिए आ रहे हैं, तो आई एम श्योर लोग थोड़ा सा घबराते भी होंगे, थोड़ा सा डरते भी होंगे, तो कोई सेफ्टी मेजर्स इस हवाले से, खुदा ना खास्ता अगर कोई अल्लाह ना करे किसी को भी किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए तो कोई नुकसान ज़्यादा तो नहीं इसमें हो सकता? नहीं, ये सेफ़ है। ये एक्चुअली देखें, इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है इसकी। पायलट जो है ना वो भी ट्रेन होना चाहिए, और जब आप किसी जगह ये पैराग्लाइडिंग शो करते हैं तो उस वक्त जो आवाम होती है, क्राउड होता है, उसको भी आप यही बताते हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको आप बताते हैं कि आप लैंडिंग एरिया से दूर रहें, टेक ऑफ जब कर रहे होते हैं तो वहाँ से आप दूर रहें, क्योंकि एयर है, किसी तरीके से कहीं से भी प्रेशर जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप उस तरफ वहाँ मूव हो सकते हैं। तो बाकी जो है ना जो पायलट है उसको ट्रेनिंग के बाद वो बड़ा इजी फील करता है। जैसा कि आप एक मोटरसाइकिल या कार वगैरह ड्राइव करते हैं, कोई लैंडिंग टिप्स दीजिएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आती हूँ आपके इलाके में, आपके पास, तो कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, कितनी देर के बाद मैं ट्रेन हो सकती हूँ? ये देखें, एक इनिशियल जो है ना आपको 1 वीक तो आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
उसके बाद आप इनिशियल जो एक अंडर सुपरविजन छोटे से हिली एरिया में आप टेक ऑफ करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यूसली जो है ना अंडर सुपरविजन जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उससे आप गाइडलाइन देंगे। वो आपको मेट्रोल जो कम्युनिकेशन है उससे आपसे कांटेक्ट होगा, वो आपको गाइडलाइन देगा। उस तरीके से आप वहाँ फ्लाइंग करते रहेंगे। जब 20-30 आवर्स आपके पूरे हो जाएंगे और मैक्सिमम 50 आवर्स तो यू विल बी एक्टिव पायलट। थैंक यू सो मच शौकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद। पैराग्लाइडिंग से मुतालिक और करके हवाले से मैंने पहली मर्तबा सुना कि वहाँ पर इतना ज़बरदस्त पैराग्लाइडिंग के लिए लोग ट्रेन हो रहे हैं, अपना शौक भी पूरा करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद कुछ हम बात करेंगे सिंगिंग की, गुलकारी की। स्टे विद अस।